हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। मैं हिदन राजपुरोहित आप लोग के लिए करंट अफेयर का सेशन लेके आया हूँ। इस सेशन के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ द जून अपने कवर करने वाले हैं। वैसे भी जैसे जून मंथ स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी न्यूज़ में रह रही हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का अपने इस वीक का जो फर्स्ट न्यूज़ है वो आपका है, एक डे से स्टार्ट कर रहे हैं 2 जून। 2 जून को क्या कौन सा डे बनाया जाता है, तो आपका रहेगा आंसर इसका तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ओके, एक्चुअली तेलंगाना फॉर्म हुआ था, आपको पता ही है कि 2 जून 2014 को क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से एक सेपरेट होकर एक नया राज्य बनाया जाता है, उसका नाम रहता है तेलंगाना रहता है। 2014 में ये बनाया गया था। अब देखो आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री वाला अगर बताऊं, तो आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा स्टेट था, ठीक है, जो ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से बना था। एक्चुअली होता गया पूरा, एक आपका एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। इसके पहले भी हमारे दो कमेटी ऐसी आई थी, एक तो एस के धार करके था, ठीक है, एस के धर करके कमीशन था, और एक था आपका जेवीपी कमीशन था, ठीक है। ये दो कमीशन आए थे और इन कमीशन को इसलिए बिठाया गया था कि बताइए कि स्टेट कैसे बनाई जाए, ठीक है। तो इन दोनों का यही कहना था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बनाना है, अगर स्टेट बनाने भी है तो कैसे शासन प्रशासन बढ़िया से हो उसके हिसाब से बनाया जाए, राइट। मगर लोग इतने खुश नहीं थे, ठीक है, बहुत विद्रोह होता है, और विद्रोह करने के बाद लोग चाहते ये थे कि लैंग्वेज के बेस पे, भाषा के आधार पर हमारे राज्य बने, ठीक है। तो बहुत उस समय एक्चुअली हड़ताल होती है, प्रोटेस्ट होता है, और उसके बाद में हमारा इंडिया का पहला ऐसा स्टेट मिल जाता है, वो रहता है आंध्र, ओके, जो लैंग्वेज के बेस पे बनता है। वही लिखा हुआ है, द आंध्र स्टेट एक्ट 1953 फॉर्म द फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट ऑफ द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, नोन एज द स्टेट ऑफ द आंध्र। अब जो आंध्र है ना, वो भी कैसा था, बाय टेकिंग आउट ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ द मद्रास। जो मद्रास था, जो अभी का जो आपका तमिलनाडु है, उसमें से जो लोग थे, ठीक है, उनको सेपरेट करके आपका आंध्र प्रदेश बनाया गया था। फिर आंध्र प्रदेश से क्या बन गया, तेलंगाना बन गया, और तेलंगाना की इधर हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं कौन सा आपका एक्ट लगता है तेलंगाना के लिए, सॉरी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जिसके अंदर बाइफरकेट किया गया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ अपने तेलंगाना बना था। तेलंगाना का मैप आपके सामने इस प्रकार आप देख सकते हो, ठीक है, और इस साइड आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और आपका महाराष्ट्र। ओके, तो ये वाला पार्ट पूरा पूरा आपको तेलंगाना दिखेगा। अब देखो कोई भी स्टेट अगर अभी न्यूज में रह रहा, तो अपने क्या करेंगे, उसके कैपिटल हो गए, सीएम हो गए, गवर्नर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कई बार स्टेटिक भी पूछा जाता है, वो करंट इवेंट में से पूछा जाता है। तो उसके कैपिटल हैदराबाद है तेलंगाना की, ओके, जो पहले आंध्र प्रदेश की थी। अभी इसके सीएम है रावत रेड्डी, और गवर्नर है जिसुदेव वर्मा करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं, ठीक है। 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को तो आप जानते होंगे, पहचानते भी, और हर एक सेशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी को नाम आ ही रहा है, इसको अपने डिटेल में देख रहे हैं। चाहे अपने नेहरू जी के बारे में देखा, चाहे सावरकर जी के बारे में देखा, और इसके इधर अभी अहिल्याबाई होलकर के बारे में, ठीक है। 300 नंबर की इनकी जन्म जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक पार्ट इन द महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, एक प्रकार से इसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये कहाँ हुआ था, भोपाल के अंदर। इसके अंदर ऐसा रहता है कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी रहती है, वो जो एनिवर्सरी 300 वाली, उसके अंदर पोस्टल स्टैंप निकाले, ओके। तो ये पोस्टल स्टैंप, पीएम रिलीज द पोस्टल स्टैंप एंड 300 रुपीज कॉमरेटिव कॉइन डेडिकेटेड टू द अहिल्याबाई। एक्चुअली स्टैंप भी निकाले और कॉइन भी निकाले। अब वो ये कॉइन है जो अपने लीगल टेंडर नहीं है, जो मार्केट में चलता है वो वाला कॉइन नहीं है, ये जस्ट म्यूजियम में रखा जाता है। किसी भी अगर महान पर्सनालिटी को अगर याद किया जा रहा है, उसको समर्पित किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक और हमारा एक, ही आल्सो प्रेजेंटेड द नेशनल देवी अहिल्याबाई अवार्ड फॉर द वुमन आर्टिस्ट फॉर द कंट्रीब्यूट इन द ट्राइबल फोक एंड द ट्रेडिशनल आर्ट। एक्चुअली पीएम मोदी जी ने क्या कर दिया है, ठीक है, एक अवार्ड भी प्रेजेंट किया था जिसका नाम था नेशनल देवी अहिल्याबाई अवार्ड, और ये किसको दिया जाता है, ओनली वुमन आर्टिस्ट को दिया जाता है, ठीक है। और जो किसके अंदर कंट्रीब्यूट हो, ट्राइबल के अंदर, फोक के अंदर, और ट्रेडिशनल आर्ट के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज पे आप फोटो भी आप देख सकते हैं। अब इनका थोड़ा डिटेल में जाएंगे और क्या क्या किया है। ओके, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। ऑन सितंबर 20, 2024 द प्राइम मिनिस्टर आल्सो लॉन्च्ड पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर वुमन स्टार्टअप स्कीम।
एक हमारी स्कीम भी थी, ओके, स्कीम आपको याद रखनी है, इन विच अर्ली स्टेज सपोर्ट विल बी टू प्रोवाइडेड टू द वुमन लेड स्टार्टअप इन द महाराष्ट्र। ये ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजना नहीं थी, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए थी स्पेसिफिक। इसके अंदर क्या फाइनेंशियल असिस्टेंट लिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, किसको, जो स्टार्टअप करेगी, वुमन करेगी, उनको ही पैसा दिया जाएगा, उनको और किसी के लिए नहीं थी। ठीक है, कितना इसमें पैसा दिया जाएगा स्टार्टअप के लिए, कितना पैसा दिया जाएगा, 25 लाख दिया जाएगा। ओके, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, अहिल्याबाई के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनके फादर का नाम, कौन से साम्राज्य से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो 31 मई 1725 इन द चौंडी अहमदाबाद नहीं से अहमदनगर, ओके, महाराष्ट्र। हर फादर, उनके फादर का नाम था आपका रहेगा मनकोजी राव शिंदे, वॉज द विलेज हेड, सरपंच थे एक प्रकार से। ओके, पर इनके जिनकी शादी होती है ना, वो आपका रहेगा खांडे राव होलकर, 1733 के अंदर उनकी शादी हो जाती है। उनके सन का नाम रहता है माल राव, ठीक है, मल्हार राव होलकर रहेगा। देखो ये जो कैरेक्टर है ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, इनकी शादी हो जाती है और ये उनके बेटे का नाम है। और होता क्या है, और जो ये जिनके साथ शादी हो रही है ना, ठीक है, वो रूलर होते हैं किसके, मालवा के, रूलर ऑफ द मालवा एंड द फाउंडर ऑफ द होलकर डेस्टिनिटी का। ओके, तो ऑफकोर्स आप बोल सकते हैं एक प्रकार से ये लोग राजा थे। ठीक है, उनके पापा वो सरपंच थे, विलेज हेड थे, और उनकी शादी हो जाती है एक राजा से, आप बोल सकते हैं, जिनके फाउंडर थे आपके होलकर डेस्टिनी के। ओके, मगर इनकी वो विडो हो जाते, विधवा हो जाते 1745 के अंदर, 1740 के अंदर। और उसके बाद में क्या रहता है कि एक प्रकार से वो, और वो कब डेथ होती है उनके हस्बैंड की, जो कुमार फोर्ट होता है उसको सीज कर रहा था, उस समय उनकी डेथ हो जाती है। अब उस समय की बात करते हैं कि हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, सती प्रथा होती थी। ठीक है, जो वुमन होती है थे वो आगे में कूद के मर जाती थी, ऐसा होता था उस समय, पहले की बात कर रहे हैं। मगर उनके जो बेटे थे उन्होंने ये चीज को उन्होंने रोका, प्रिवेंट किया, रोका। और उसके बाद में उनकी जो मम्मी है, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर को ट्रेन किया, ठीक है, कि हमें कैसे राज्य संभालना है, देखना है वगैरह, यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। मल्हार राव होलकर प्रिवेंटेड द अहिल्याबाई फ्रॉम द कमिटिंग सती एंड ट्रेन हर इन द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। उनको प्रॉपर उन्होंने ट्रेन किया। ओके, और वही आगे जाके साम्राज्य को संभालती हुई है। पावर के बारे में देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ द मल्हार राव होलकर इन 1766, जब उनके बेटे की भी डेथ हो जाती है, एंड हर सन माले राव होलकर, इनके दो बेटे थे। ठीक है, तो ये बैक टू बैक उनके बच्चों की जब डेथ हो जाती है, बाद में अहिल्याबाई ही पूरा का पूरा ये मालवा का शासन है वो अकेले संभालती है। ठीक है, और रूलर ऑफ द इंदौर बन जाती है 1767। आपको ये ईयर एग्जैक्ट नहीं याद रखना, बस आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने बहुत ही सुंदर मंदिर है आपके, सोमनाथ वाला मंदिर है और काशी विश्वनाथ के टेम्पल्स है, इन दोनों को जो आपके जो टेम्पल्स है भगवान महादेव के, ठीक है, उनको रिस्टोर किया था। आपको पता ही उस समय देखा जाए तो मुगल वगैरह ये सब लोग थे। ठीक है, उन्होंने काफी मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों को खंडित कर दिया था। ठीक है, लूटपाट बहुत ज्यादा हुई थी, उन्होंने उसको रिस्टोर किया। Okay, she made the Maheshwar and the Indore major trade the hub and promoting the Maheshwari weaving industry and the making the Maheshwari sari renewed. Actually क्या है, इन्होंने महेश्वर, she made the Maheshwar and the Indore major trade hub, उन्होंने बनाया था, प्रमोट किया था महेश्वरी की इंडस्ट्री। और उसके बाद में क्या रहता है, महेश्वरी साड़ी है वो काफी फेमस हो जाती है। और अभी आज की तारीख में उस साड़ी को क्या, कौन सा टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो काफी बेसिक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर अपने चलते हैं। 16 साल के हैं, ठीक है, विश्वनाथ कार्तिकेय की बात की जा रही है। इन्होंने पहाड़ चढ़ा है, और ये नॉर्मल चैलेंज नहीं है, नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये यंगेस्ट ओनली 16 साल के, द कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज है। ठीक है, तो इन्होंने इस चैलेंज को पूरा कर दिया है, और ये अपने इंडिया के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑलवेज मैंने बोल रखा है, जो भी कुछ पहला रहता है, फर्स्ट रहता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो नाम याद रखना है, कहां से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से। ठीक है, और सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड आ जाएंगे, और इंडिया के हिसाब से देखे जाएंगे तो फर्स्ट आएंगे। Then, अब ये 7 समिट इज अ चैलेंज, इज द फर्स्ट प्रपोज्ड एंड द कंप्लीटेड बाय द रिचर्ड बेज इन द 1985। ओके, तो पहला व्यक्ति है, उसके बारे में भी हमने बता दिया कि उसने प्रपोज किया था, और उसके बाद में इसको पूरा भी इन्होंने कर लिया।
चलो एक और ऑपरेशन अभी न्यूज में है, पहले था मतलब जून के फर्स्ट वीक के अंदर था, अभी तो काफी ठंडा हो गया। ओके, पंजाब टू कंडक्ट द सेकंड मॉक ड्रिल अंडर द ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड के अंदर जब वही वाला जैसे इंडिया पाक का जब टेंशन ज्यादा चल रहा था, अभी तो काफी नॉर्मल हो गया कंपैरेटिव स्थिति, ठीक है। तो उस समय इन्होंने ऑपरेशन शील्ड करके भी था कि जो हमारे जो पाकिस्तान के बॉर्डर स्टेट्स लगते हैं वहां पर अलग से एक मॉक ड्रिल होगी और उसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया। कौन कौन से स्टेट्स है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन शील्ड करके। क्लियर। अब मॉक ड्रिल के बारे में तो ऑलरेडी मैंने पास में बता ही रखा है कि मॉक ड्रिल में क्या क्या वगैरह। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022-23 एंड 23-24। 2 साल का इन्होंने रिपोर्ट उन्होंने प्रधानमंत्री सॉरी प्रेसिडेंट को उन्होंने दे दिया। प्रेसिडेंट कौन है अपने इंडिया के, तो द्रौपदी मुर्मू, अब फोटो में आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो कमीशन है ना एनसीबीसी की बात करते हैं, एक संवैधानिक कमीशन है, ऑलवेज न्यूज में रहता है, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं चेयरपर्सन कौन है, हंसराज आपका रहेगा गंगाराम, ये है हंसराम जी। ओके, मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास और भुवन भूषण कर्मा हैंडेड ओवर द रिपोर्ट ऑफ टू प्रेसिडेंट मुर्मू। प्रेसिडेंट मुर्मू को ये इन्होंने रिपोर्ट दी 2 साल की। द एनसीबीसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया एक संवैधानिक बॉडी है, डेट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ओबीसी एंड एससीबी। जैसा नाम है वैसा काम है। ऑफ कोर्स अगर मान लेते हैं कि अगर कोई नेशनल कमीशन फॉर द एससी होता, वो एसटी कम्युनिटी के लिए वो अच्छा करता, एसटी के लिए भी है, एज इट इज आपका एनसीबीसी के लिए भी है, ये सेफगार्ड उनको प्रोटेक्ट करता है। Okay, advise the government on the inclusion in the central OBC list and monitor the welfare scheme. It play key role in the ensuring the social justice and the equality के अंदर। तो काफी इनका रोल रहता है, ये ऑलवेज न्यूज में रहते हैं। एक काम करें क्या, क्यों ना एनसीबीसी के बारे में थोड़ा जानते हैं, अलग से देखते हैं। ओके, कब बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वगैरह कौन सा एक्ट लगता है, तो एनसीबीसी वाज इनिशियली कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993। एक्ट आपको याद रखना है। कौन सा इसके अंदर मिनिस्ट्री लगता है, कौन सा मंत्रालय लगता है, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये रहेगा। इट हैज बीन अकॉर्डेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू द 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। ओके, तो 102 नंबर का एक्ट था, उसके हिसाब से और ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है ये। वेयर बाय द आर्टिकल आपका रहेगा 338 बी हैज बीन द इंसर्टेड, ये करके रहेगा। ओके, तो ये कुछ आपके सामने आर्टिकल्स है, आप देख सकते हो। ओके, ये सब के ये जो आर्टिकल्स है कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है इस कमीशन के लिए। और कंपोजिशन की बात करते हैं, इस कंपोजिशन के अंदर देखा जाए तो एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और उसके अंदर 3 लोग और होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 लोग इसके अंदर होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और उसके बाद देख रहे हैं 3 लोग और। क्लियर है। और सबके सब जो ये मेंबर्स रहते हैं वो आप बोल सकते हो उनको जो पे मिलता है वो सेक्रेटरी के ग्रेड के मिलता है, भारत सरकार जो सेक्रेटरी रहता है उसी ग्रेड के। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज में है, और न्यूज में होने के पीछे कारण है करप्शन। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जो ये डैम बना था इसमें थोड़ा घोटाला हुआ है, थोड़ा तो नहीं बोलेंगे, 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें घोटाला हुआ है, तभी ये न्यूज में। अब अपने एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहां पर है, तो आपका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। थोड़ा आप जानते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है वगैरह। न्यूज क्या है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे सीबीआई बोलते हैं, सॉरी, रिसेंटली फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट द फॉर्मर जम्मू कश्मीर गवर्नर एंड 5 अदर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कितना अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, 2200 करोड़ सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। अभी इस पावर के बारे में और थोड़ा जानते हैं, पावर प्रोजेक्ट के बारे में। 624 मेगावाट रन ऑफ द रिवर स्कीम ऑन द चेनाब रिवर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। रिवर कौन सी, चेनाब है। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है जम्मू कश्मीर का, किश्तवाड़, और किश्तवाड़ डैम भी है, वो भी याद रखना है। द प्रोजेक्ट साइट लाइज ऑन द कवरेज ऑफ द पॉइंट ऑफ द चेनाब रिवर विद द आपका रहेगा सिंगाद एंड द बेला स्ट्रीम के अंदर। चलो इतना अगर इंफॉर्मेशन भी आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा।
ओके तो जितने भी ऐसा कुछ भी न्यूज में रहता है तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। एक मिशन भी न्यूज में है, मिशन कौन सा है? हनी मिशन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने रखी है। प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द इंडिया राइज एज अ ग्लोबल हनी प्रोड्यूसिंग लीडर सिटिंग अ 60% सर्ज इन प्रोडक्शन। क्या बात है, तो इतना बड़ा मार्केट है, सर्ज हो गया है, ठीक है। इंडिया राइज एज अ ग्लोबल हनी प्रोडक्शन के अंदर एंड द सक्सेस ऑफ द हनी मिशन, ठीक है। तो यही आप बोल सकते हो कि यही एक प्रकार की सफलता है हनी मिशन की। लॉन्च कब हुआ था और किसने किया था? ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं KVIC, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द MSME इन 2017। ओके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है, सिंपल, जितना ज्यादा इसको, अब एक नई इंडस्ट्री है बुरी की बुरी, ये तो ठीक है, नई तो नहीं बोली, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ओके टू प्रमोट sustainable beekeeping, ensure the pollination, support, enhance the income of the farmer and strengthen the rural entrepreneurship। ओके तो इस जो इस सेक्टर के अंदर इस इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है उन सबको बेनिफिट होगा। टॉप स्टेट कौन से हैं? ठीक है, तो इसके अंदर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर ये ज्यादा ऐसा खेती या जो कोई भी बोलते हो तो वहां पर ये इन स्टेट्स के अंदर होता है। पूरे अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंडिया टॉप 10 के अंदर आता है जब निर्यात करने की बारी आ रही है, जब एक्सपोर्टर की बारी आ रही है। तो यस, काफी बढ़िया अपना मिशन है, ठीक है। 2017 से स्टार्ट हुआ था, अभी तक बढ़िया से इसके रिजल्ट्स भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, ठीक है। मिनट मैन 3 मिसाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो जैसे आप करंट अफेयर में पढ़ोगे तो ज्यादा जो मिसाइल है वो कहीं ना कहीं या तो इंडिया बना रहा है, या तो रसिया की मिसाइल होती है, या तो चाइना की होती है, इन सब की होती है। इतना यूएसए की इतनी मिसाइल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे एडवांस वेपन है ही, मगर ये भी न्यूज के अंदर है। और ये कौन सी है? मिनट मैन 3 मिसाइल करके। ओके US Air Force recently conducted a successful test launch of the nuclear capable, कौन सी है? न्यूक्लियर कैपेबल मिनट मैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल आपका रहेगा बैलिस्टिक। तो अच्छी खासी इसकी रेंज है, रेंज के बारे में इधर डेटा अवेलेबल नहीं है, पर इंटरकॉन्टिनेंटल की बात है, ठीक है। ICBM विच कैन डिलीवर अ न्यूक्लियर वॉरहेड टू एनीवेयर ऑन द अर्थ, ठीक है। तो न्यूक्लियर एकदम है तो इक्विप है। ओके एंड LGM 30G मिनट मैन 3 इज एन अमेरिकन मेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM करके। ओके डन है। ओके तो आपको इतना ही पता होना चाहिए जो मिनट मैन जो 3 जो है, ठीक है, वो कौन से देश से बिलोंग करता है, कि किसने अभी ये सक्सेसफुल इन्होंने लॉन्च किया है। तो आपका आंसर रहेगा USA। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। एशिया की जो एथलेटिक चैंपियनशिप हुई 2025 वाली अभी भी हुई है, उसके अंदर इंडिया का जो रैंक आया वो 2nd नंबर का रैंक आया हुआ है। ओके और कितने मेडल लेके आए? 24 मेडल लेके आए हैं। ओके इंडिया फिनिश द सेकेंड इन द मेडल द टेबल विद द 24 मेडल्स। अब देखो 24 तो टोटल हुआ ना, अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड कितने हैं तो 8 है, ठीक है। सिल्वर की बात करते तो 10 है, और ब्रॉन्ज की बात करते हो 6, सबको ऐड करोगे तो अपने कितने 24 आ जाएंगे। अब देखो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे कौन है? चाइना। ओके चाइना 19 गोल्ड लेके आ रहा है, ठीक है। तो लगभग डबल से भी ज्यादा है। सिल्वर के अंदर भी देखो, ब्रॉन्ज के अंदर भी देखो, ठीक है। तो गोल्ड उन्होंने कुछ ज्यादा ही ला दिए। और सेकंड आपका इंडिया, थर्ड पे कौन रहेगा? आपका जापान रहेगा। क्लियर है? अच्छा है, सेकंड है। और ये एशिया की बात हो रही, तो एशिया के अंदर जो देश आते हैं टॉप 3 उसकी मैंने अपनी बातें रख ली है। गोवा अचीव द फुल फंक्शन द लिटरेसी अंडर द उल्लास। ऑलरेडी ये वाला जो लास्ट वीक के अंदर ये चीज न्यूज में थी, उसके अंदर जो आपका जो स्टेट था वो आपका मिजोरम था। अभी चल रही है गोवा की बात चल रही है। ओके चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा की? डॉक्टर प्रमोद सावंत है। ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि गोवा क्या बना है? ऑफिशियली फुल्ली लिटरेट अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अगर इंग्लिश में बात करें तो, वरना ये हिंदी में ऐसा रहेगा। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया जर्नी टुवर्ड्स द अचीविंग द फुल लिटरेसी बाय द 2030। हमें हमारा एक्चुअली टारगेट है कि 2030 तक हमारी इंडिया में फुल लिटरेसी होनी चाहिए, कोई अनपढ़ नहीं घूमना चाहिए, ये है हमारा टारगेट, ठीक है। और इस योजना के तहत धीरे धीरे हमारे स्टेट्स के अंदर एक टारगेट रखा हुआ कि 95% तक का आपको स्टेटस है लिटरेसी के अंदर आपको अचीव करना है। उसमें अभी तक ठीक है लास्ट 15 दिन के अंदर 2 स्टेट तो ऐड हो गए, उन्होंने अनाउंस कर भी दिया है। ओके इन्विजन बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। दिस मेकिंग द गोवा द सेकंड स्टेट ऑफ द कंट्री टू क्रॉस द नेशनली प्रिस्क्राइब द 95% बेंचमार्क टू द फुल लिटरेसी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है?
डन है, आगे बढ़े। चलो अब एक और चीज गोवा के बारे में और थोड़ा जाने के, द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द ग्रांड, ये कब अनाउंसमेंट कब हुआ ये भी देखो, गोवा का 39 स्टेट हुड डे था, ठीक है, और ये 30 मई को मनाया जाता है स्टेट, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बताया था, उस समय इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ओके चलो स्कीम के बारे में जानते हो, ऑलरेडी बड़ी स्कीम के बारे में मैंने पहले बताया है, बट बेसिक ही बता रहे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, understanding of the lifelong learning of all in the society, also known as a Nav Bharat Saksharta Karyakram, New India Literacy Program is a centrally sponsored scheme है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम की बात है, सेंट्रली के अंदर क्या रहेगा, पैसा दिया जाएगा, दोनों का बंटवारा होगा, ठीक है, मतलब स्टेट भी पैसा देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देगा, ठीक है। और ये 5 साल तक का इनका टर्म है, 2022 से लेकर 2027 तक चलने वाला है इनका टर्म है। ओके और स्कीम अलाइव विद द एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट द अडल्ट एज 15 इयर्स एंड द अबव हु कांट गो टू द स्कूल, उनके लिए भी है। उल्लास एम टू द एम्पावर देम विद द फंक्शनल लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड द क्रिटिकल लाइफ स्किल। ओके और स्कीम के अंदर 5 कंपोनेंट है, ठीक है, कौन कौन से देख ले, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एंड द कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये सब इन्होंने टारगेट कर रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, ये स्कीम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट समिट, जो बहुत अगर कोई भी समिट अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो उसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। ओके तो इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द प्लेनरी सेशन ऑफ द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। कौन सी समिट है आपकी, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। ओके अब कौन से नंबर का सेशन है, 81st एनुअल, वेट अ मोमेंट इसको स्पेन कर लेते हैं, 81st एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे बोलते हैं IATA है, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल आपका कनाडा के अंदर है। और ये समिट कहां पर हो रही है, न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। एजीएम मीटिंग हो रही है, समिट बोलो मीटिंग बोलो सब एक ही बात है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द 42 इयर्स दैट इंडिया इज होस्टिंग द IATA एजीएम मीटिंग। तो हमारे लिए भी बड़ी बात है, 42 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया ऐसी मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ओके IATA इज अ ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द एयरलाइंस। क्लियर, चलो प्रमोटर्स, इट प्रमोट, ये क्या प्रमोट करता है, सेफ, सिक्योर, रिलायबल एंड द इकोनॉमिकल एयर ट्रेवल बाय द फोस्टिंग द कोऑपरेशन अमंग द एयरलाइंस, डेवलपिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड एडवोकेसिंग फॉर द देयर इंटरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एयरलाइंस सब के सब इसमें इधर एयरलाइंस की कंपनीज है, कंट्रीज है, सब मिलते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करते हैं जिससे इंडस्ट्री और ज्यादा डेवलप हो और बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट होता रहे। ओके टुडे इंडिया इज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। इंडिया भैया क्या होता है, 3rd नंबर पे आता है आफ्टर चाइना एंड यूएसए, आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएसए नंबर 1 पे आता है, 2nd इज चाइना एंड 3rd वन इज अस, इंडिया। ओके नेक्स्ट जो ये समिट है या फिर जो एजीएम की जो मीटिंग है वो कहाँ होने वाली है, ब्राजील 2026 के अंदर, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है आपका रहेगा, वेली वेलास करके है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो अप्रैल 1945 हवाना क्यूबा, इसका एक एस्टैब्लिश इन एंड फाउंडेड की बात की जा रही है। हेडक्वार्टर आपको पूछे तो आपका रहेगा मॉन्ट्रियल कनाडा। ओके क्लियर है। तो इस मीटिंग के बारे में अपनी इंडिया से क्या था वो बता दिया और साथ में ये भी अपने देख लिया कि उसका इतिहास भी देख लिया कि कब उसको फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर्स वगैरह क्या है। यशस्वी सोलंकी फर्स्ट वुमन द नेवी ऑफिसर टू बिकम प्रेसिडेंट AD कैम करके रहेगा। ये इनका फोटो है, आप देख सकते हो, ठीक है। इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। अब ये क्या रहता है प्रेसिडेंट एड करके, ये क्या चीज है भी क्या, ठीक है। तो ये रहता है कि जो अपने जो प्रेसिडेंट रहते राष्ट्रपति, उनका स्टाफ रहता है ना, उनकी सिक्योरिटी वगैरह हो गई और उनकी बहुत सारी चीजें रहती है, उसको मैनेज करने के अंदर अभी तक जितने भी थे वो मेल थे, अब ये फीमेल भी इसके अंदर आगे है और ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बिकम द फर्स्ट वुमेन ADC बोलते हैं उसे, एड द कैम करके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वुमन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन नेवी, कहां से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेवी से, टू बी इंटरेस्टेड विद देयर प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये काम भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, ठीक है। और रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं ADC का, वो थोड़ा अपने जान लेते हैं। वैसे तो मैंने ऊपर से चीजें बताई दी है।
एड इज अ पर्सनल मिलिट्री ऑफिसर, एक प्रकार से पीए बोल सकता है, पीए है, ठीक है, मगर वो एक डिफेंस से रहता है, क्योंकि आपको अगर पूछे कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, सॉरी, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल डिफेंस फोर्सेस, तो आपका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है। तो उनके जो सुरक्षा के अंदर भी ये सब आर्मी के जो लोग हैं या एयरफोर्स के लोग हैं या उसके नेवी के ये लोग रहते हैं, ठीक है। पर्सनल मिलिट्री ऑफिसर हु इज अटैच्ड टू हाई रैंकिंग ऑफिसर लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Okay, some of the role of the ADC may include the managing the daily schedules. Okay, क्या उनके काम है? Coordinate key official engagements, assisting with the safety protocol and representing the office during the ceremonial and the state functions. इन सब के अंदर इनका काफी बड़ा रोल रहता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट की जो एडीसी की जो टीम रहती है उसके अंदर कौन कौन लोग रहते हैं, कितने कितने रहते हैं, वो एक बार बता देते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टिपिकली असिस्टेड बाय द 5 एडीसी, टोटल कितने थे? 5, उसमें से यशस्वी तो एक है, ठीक है, टोटल 5 रहते हैं। ओके, 3 ऑफ देम आर द फ्रॉम द इंडियन आर्मी, 3 लोग इंडियन आर्मी से रहते हैं, एक एयरफोर्स से रहता है और एक नेवी से रहता है, ये हो गए 5 लोग, ठीक है। दिस ऑफिसर अकम्पनीड द प्रेसिडेंट at all time, ठीक है, on all official engagement and they play an extremely important role in the ensuring the smooth communication between the राष्ट्रपति भवन and the other arm of the government। तो ये लोग वो 5 लोग हैं, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन और उसके बाद में बाकी गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट कैसे हो वो सब ये देखते हैं, ठीक है, आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट, योगी जी है न्यूज में, क्यों यूपी ने ऐसा क्या कर दिया? तो यूपी ने बढ़िया स्टेप लिया है अग्निवीर के लिए। यूपी गवर्नमेंट अनाउंस 20% रिजर्वेशन टू द अग्निवीर इन द वेरियस पुलिस सर्विसेज। आपको पता है अग्निवीर के बारे में 4 साल की सर्विस रहती है और उसके बाद में आपको वहां से रिटायर होना पड़ता है कंपलसरी, ठीक है, 4 ईयर का रहता है। जब भी ये स्कीम लाई थी बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, मगर अभी क्या वो गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, कहीं ना कहीं वो सही भी है गलत भी है, ठीक है, अभी वो डिस्कशन करने का टाइम भी नहीं हमारे पास, ठीक है। मगर यूपी ने क्या बोल दिया है कि जो अग्निवीर ने जिन्होंने 4 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने वहां पर एक्सपीरियंस लेके आ गए, उन्होंने वो सर्विस की है, तो उनको 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा स्टेट की जो पुलिस सर्विसेज है उसके अंदर। ओके, चलो तो पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 20% रिजर्वेशन फॉर द अग्निवीर इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द वेरियस पोजीशन विद इन द स्टेट पुलिस के अंदर, डायरेक्ट ही प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड द मीनिंगफुल पोस्ट सर्विस अपॉर्चुनिटीज फॉर द अग्निवीर कंप्लीटिंग देयर द 4-year टर्म अंडर द अग्निपथ स्कीम। Okay, Agniveer will receive a special age relaxation of up to 3 years from the these post। 3 साल का ही उनको क्या एक रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उससे ज्यादा का उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, अब देखो उनको जो ये डायरेक्ट रिक्रूट किया भी जा रहा है तो एक लिमिटेड पोस्ट के लिए किया जाएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं कोई बड़ी पोस्ट पे उनको बिठा दिया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपके सामने कुछ पोस्ट रखी हुई है, देख सकते हो। रिक्रूटमेंट अंडर द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी विल कवर 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी? एक तो कांस्टेबल है, ठीक है, कांस्टेबल पीएससी है, एक कांस्टेबल पुलिस और एक पीएससी अलग रहता है, और माउंटेड आपका माउंटेड पुलिस है और एक फायरमैन। ये 4 कैटेगरीज के अंदर ही उनको मिल सकता है। पहला बैच आपका इसके अंदर 2026 के अंदर ये इस सिस्टम के थ्रू उनको मिल जाएगा यूपी को। ओके, स्टेट लाइक हरियाणा और द उड़ीसा ने भी वहां पर ऑलरेडी 10% का 10% का रिजर्वेशन दिया है ऐसे अग्निवीर को। ओके, तो अभी हरियाणा, उड़ीसा और यूपी इस देश के अंदर, और यूपी 20% दे रहा है, वही हरियाणा और उड़ीसा 10-10 उनको रिजर्वेशन दिए रहे, ठीक है। अग्निवीर स्कीम के बारे में बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2022 में इन्होंने ये स्कीम लाई थी। एम एट द शॉर्ट टर्म मतलब 4 साल इंडक्शन ऑफ द पर्सनल इनटू द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, 6 टू रिड्यूस द एज प्रोफाइल विद इन दिस देयर सर्विस। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। भारत जैन मतलब भारत जनरेशन की बात की जा रही है। ऑलरेडी हमने 1-2 न्यूज मैंने लास्ट मंथ के अंदर कवर करवाया था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। एक उसके अंदर कंपनी भी थी और वो न्यूज में भी थी। तो देखो ये भारत जैन है ना, ये जो एक प्रकार से आप जो सिस्टम है, ओके, वो किसका है? भारत सरकार का है। ओके, लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट भारत जैन समिट, द लार्जेस्ट इवेंट फोकस्ड ऑन जनरेटिव एआई इन द कंट्री। ओके, तो इवेंट है और इवेंट का नाम ही रखा हुआ भारत जैन समिट रखा हुआ है। ओके, और वहां पर कौन थे मेन भैया? वहां पर जो पहुंचे थे वो मिनिस्टर थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
ओके, भारत जन है भी क्या, ये तो एक बार देख ले। तो भारत जन इज इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ द इंडिजियसली मतलब स्वदेशी है, डेवलप द गवर्नमेंट फंडेड एआई बेस्ड ओके मल्टी मॉडल LLM नहीं होता, ठीक है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर द इंडियन लैंग्वेज। ओके, जैसे आप देख सकते हो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी बहुत चल रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें LLM, ठीक है, जो ये डिप्सिक वगैरह आप देख सकते हो, उसके बाद ओपन एआई वगैरह करते हैं, अभी बहुत सारे मार्केट के जैसे टूल्स वगैरह निकल गए हैं, ठीक है, ये एप्स वगैरह निकल गए हैं। ओके, तो ये किसका है, भारत सरकार का है। द प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू द इंटीग्रेट टेक्स्ट speech and image modalities provide seamless AI solution in the 22 Indian language, ठीक है, तो इंडिया की जो 22 लैंग्वेज के अंदर ये आपको बेनिफिट मिलेगा ये चीज। ओके, धीरे धीरे मतलब ओवरऑल कहना ये चाहता है कि इंडिया भी एक वर्ल्ड के स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहता है, हम भी कोई ऐसी ऐप वगैरह हम डिजाइन करें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाए, ठीक है, जो हमारे इंडियंस की जो एआई की नीड है वो पूरी कर पाए, ना कि हमें कोई और थर्ड कंट्री पे या थर्ड पार्टी पे हमें डिपेंड करना पड़े। ओके, भारत जैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ द आपका रहेगा इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम एंड इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST के अंदर बात की जा रही है। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या बोला हुआ है, ओके, डॉक्टर मनसुख मांडविया की बात करते हैं, ठीक है, inaugurated the urban adda 2025 and the launches the landmark books on cycling। अभी साइकिल डे भी आया था, साइकिल डे भी था मगर मुझे इतना खास इंपोर्टेंट नहीं लगा तो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। ओके, मगर ये जो इनॉग्रेट जो भी भारत सरकार कुछ भी करता है ना, ऐसा कुछ भी प्लेटफॉर्म या कुछ भी करता है, ऐसा समिट वगैरह कर रहा है, तो उसका नाम पता होना चाहिए, अर्बन अड्डा 2025, ठीक है। अब जो ये मनसुख भाई है, ये मनसुख बोल रहे हैं, ओके, ये कौन से मिनिस्टर है, तो लेबर एंड एम्पावरमेंट एंड द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हैं। ओके, इन्होंने उद्घाटन किया था 3 दिन का अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर। बहुत सारी कॉन्क्लेव्स हैं, ठीक है, अगर जैसे मान लेते इंडिया में एट अ टाइम अगर 10 कॉन्क्लेव हो रही है, समिट हो रही है, तो 10 में से 9 तो न्यू दिल्ली में ही होगी। तो ज्यादा कहीं समझ में ना आए तो अगर तुक्का भी लगाना है तो न्यू दिल्ली आपको तुक्का इसमें समिट में लगा देने का। द कॉन्क्लेव एम टू यूनाइट, अभी कॉन्क्लेव का मेन काम क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, यूनाइट यंग वॉइसेस, एक्सपर्ट्स एंड लीडर टू द फोर्थ सस्टेनेबल एंड द अर्बन फ्यूचर्स के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द इवेंट, ठीक है, कोइंसिडाइंस विद द वर्ल्ड साइकिल डे, डॉक्टर आपका रहेगा ये मनसुख भाई की बात करें, फॉर्मली लॉन्च बाय द 2 लैंडमार्क इन द पब्लिकेशंस। ऑलरेडी इन्होंने कुछ ऐसा साइकिलिंग चिल्ड्रन एंड सीरीज ऑथर बाय द डॉक्टर भैरवी जोशी, ये बुक्स की बात की जा रही है, एंड रोड टू साइकिल टू स्कूल ऑथर बाय द भैरवी जोशी एंड द ऑथर कुश पारिक करके। तो इतना तो नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, आपको इतना पता होना चाहिए कि अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर, और कौन से मिनिस्टर थे, उनका पर्पस क्या है, एम क्या है, ये चीज। चलो, आरबीआई के नए रूल आए हैं, न्यू ड्राफ्ट रूल्स फॉर द गोल्ड लोन्स, और ये लाने के पीछे कारण यही है, काफी टाइम से कोई नई इसके गोल्ड में कोई नई चीजें आई नहीं थी, ठीक है, लाई वो अच्छी बात है, और गोल्ड का जैसे प्राइस एकदम बढ़ता जा रहा है, तो ये देख के हमें ये रूल्स की नीड थी, जिससे क्या ऐसा हो जाता है कि इतनी प्राइस बढ़ रही है तो लोगों के पास ऑलरेडी गोल्ड तो रहता ही है, तो वो क्या करते हैं, गोल्ड लोन ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ज्यादा अगर उन्होंने गोल्ड लोन ले लिया, फिर बाद में उसे रिकवर नहीं कर पाए, तो बैंकों का एक एनपीए जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने रूल्स लाए हैं, और रूल्स अपने देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द न्यू ड्राफ्ट रूल्स फॉर गोल्ड लोन्स टू द एड्रेस द राइजिंग डिफॉल्ट्स। देखो एड्रेस क्यों ला रहा है वो देखना, टू एड्रेस द राइजिंग डिफॉल्ट्स एंड द स्टैंडर्डाइज लैंडिंग प्रैक्टिस। एक्चुअली क्या गोल्ड लोन में इतना कोई खास कोई यूनिफॉर्म ऐसा कोई प्रैक्टिस वगैरह कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा लॉ वगैरह कानून प्रॉपर है ही नहीं कि भैया लोन देना है तो ये इतना चीजें रखना, इतना परसेंटेज तक ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे होम लोन के अंदर है, पीएल के अंदर है, हर जगह है। होम लोन में इतने ये आपका गोल्ड लोन के अंदर इतनी डिटेलिंग नहीं थी, इसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया कि अब हम क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट रूल्स ही निकाल देते हैं, और नॉर्म्स ये कब से इफेक्ट होंगे, जनवरी 1 2026 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, परमिटेड कोलेटरल की बात करते हैं, लोन्स ओनली अलाउड अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी एंड द बैंक इश्यूड कॉइन, ठीक है। तो लोन अगर आपको चाहिए भी तो सब पे नहीं मिलेगा,
ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी है या फिर उसके अंदर बैंक इशूड कॉइन है तो ही मिलेगा। प्राइमरी गोल्ड के अंदर कौन कौन चीजें आती है, बार्स है, इनगट्स है, बुलियंस है, कैन नॉट बी यूज फॉर द कोलेटरल। तो ये सब चीजें पे आपको लोन नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ये बता दें। ओवरऑल जो प्राइमरी गोल्ड है वो नहीं रहेगा, फाइनल गोल्ड ही काम आएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं एलटीवी की बात करते हैं। एलटीवी लोन टू वैल्यू कैप कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख का ये हो गया लोन, तो आपको 1 लाख का ये तो वो एज अ कोलेटरल रखा है ना। ठीक है, जब कोलेटरल रखा है, इन केस अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो उसके बाद ना वो गोल्ड को अपने पास रखेंगे और मार्केट में सेल करेंगे और उसके उनका जो लॉस है उसको रिकवर कर लेंगे, ये चीजें। तो 1 लाख के ऊपर वो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम 75% तक ही आपको लोन मिल सकता है, मतलब 75,000 आपको लोन मिल सकता है, ये कहना चाह रहा है, ये मैक्सिमम बता रहा है, ये कैपिंग कर दी इन्होंने। ओके, कोलेटरल वैल्यूएशन नॉर्म्स कैसे रहेंगे वो भी देख लिया। गोल्ड मस्ट बी असाइड बाय द क्वालिफाइड पर्सनल विद द बोरोर प्रेजेंट, वहां पर बोरोर होना चाहिए। और ये भी चेक किया जा रहा है कि जो गोल्ड रहेगा उसका ओनर कौन है। ओनर कैसे चेक किया जाएगा, कोई बिल वगैरह आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, या बिल वगैरह आपका खो गया है तो आपको रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा कि ये गोल्ड ओन मैं करता हूं। ओके, वैल्यू मस्ट बी बेस्ड ऑन द 22 कैरेट प्राइस। ठीक है, तो उसके बेस पे ये 22 कैरेट के प्राइस है, उसके बेस पे आपकी वैल्यू काउंट की जाएगी। एंड एडजस्टेड इफ द प्रायोरिटी इज लोअर, अगर प्रायोरिटी डाउन है तो उसके बाद वो डाउन करेगा। यूज द लोअर ऑफ द 30 डेज एवरेज और द प्रीवियसली डे इन द ग्लोबल गोल्ड प्राइस। अब देखो गोल्ड का प्राइस तो क्या रहता है, डेली अप एंड डाउन होता रहता है, तो कौन से अमाउंट वह जो गोल्ड दिया जा रहा है वो काउंट करे। तो वो भी इन्होंने बता दिया कि या तो 30 दिन का एवरेज काउंट करो, या तो जैसे मैं आज अगर लोन अगर लेने जा रहा हूं तो कल वाला जो रेट होगा उसके ऊपर, उसमें से जो कम होगा वही वाला उसके ऊपर ही एलडीवी माना जाएगा। ठीक है, चलो फिर ओनरशिप प्रूफ जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, कोई डिक्लेयर करना पड़ेगा ओनरशिप के बारे में। लोन कैन नॉट बी ग्रांटेड ऑन द ज्वेलरी विद द अनसर्टेन ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप के बारे में अगर प्रॉपर चीजें नहीं पता चल रही है, ज्वेलरी वगैरह है, तो उस पर लोन नहीं मिल सकता। ओके, ये भी है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये लोन कि ये है जो ज्वेलरी ओन आप करते हो। लोन कैप एंड द लिमिट की बात की जा रही है, कितना। अब ऐसा नहीं मेरे घर पे 5 किलो सोना पड़ा हुआ, मान लेते इतना नहीं है, ठीक है, और अगर है, ठीक है, तो क्या मुझे सबके ऊपर मुझे लोन मिल जाएगा? नहीं नहीं, उसकी लिमिट उसमें भी कैपिंग कर दी है कि मैक्सिमम 1 किलो का गोल्ड है, या फिर उसके कॉइन की बात है 50 ग्राम के कॉइन है, उसके ऊपर भी आपको उसके ऊपर ही लोन दिया जाएगा, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम है। नो कॉन्करेंट लोड ऑन द सेम कोलेटरल फॉर द बोथ कंजम्पशन एंड द बिजनेस इश्यू। मतलब ऐसा है कि एक आपने गोल्ड दिया, मल्टीपल जगह से आपने लोन ले लिया, एक ही ज्वेलरी वगैरह पे ये सब हो गया, तो वो आप नहीं कर सकते, वो तो वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है। Purpose based the monitoring consumption loan must be follow the stricter tenure norms is the maximum 12 मंथ। ओके, पर्पज कैसा रहेगा कि 12 मंथ का उसमें टर्म दिया जाएगा, और बिजनेस के हिसाब से पर्पज मतलब आपका जो पैसा आप पीएल की तरह यूज कर रहे हो, पर्सनल यूज की तरह कर रहे हो, तो वो पर्पज है। और अगर पैसा अगर आप लोन के हिसाब से यूज कर दो, उसमें आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो कितना आ रहा है, उसके बेस पे। नो कोलेटरल वैल्यू। ओके, तो आपको पहले शो करना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स अगर मैं लोन लेने जा रहा हूं, ठीक है, तो गोल्ड को तो मैंने गिरवी रख लिया, अब आपको पूछा भी तो जाएगा ये पैसा कहां यूज करने वाला, तो मैं बोलूंगा मेरे बिजनेस में यूज करो, तो मेरे बिजनेस की डिटेलिंग भी आपको देनी पड़ेगी, उसका बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है कि कैश फ्लो बिजनेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो सब चीजें। Okay, renewal and the replacing restriction, fresh loan allowed only after the full repayment of the principal and the interest। अब ऐसा रहेगा कि जो नया लोन तभी आपको दिया जाएगा जब पुराना वाला एकदम क्लियर होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सब आपको मिलेगा, उसके बाद में ही आप नया लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, लेंडर मस्ट रिटर्न द गोल्ड विद इन द 7 वर्किंग डेज और द पे 5,000 डे द कंपेंसेशन। ये वही वाली बढ़िया लाइन है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता था, नॉर्मली ऐसा कोई रूल तो है नहीं। आज जैसे मान लेते हैं कि मैंने गोल्ड लोन ले लिया और 1 साल के बाद में मैंने जो अमाउंट है उनको लौटा दिया, अब जो मेरा गोल्ड है वो मुझे दे दो, राइट। अब कई बार बैंक से वो चीज को डिले करती थी, ठीक है। अब देखो सब ट्रांजेक्शन तो पूरा हो गया, अब मेरा गोल्ड मुझे दे दो, उसमें कई डिले हो जाता था, तो उसने आरबीआई ने बोल दिया कि 7 दिन का समय है वर्किंग डे का, और उसके बाद में अगर वो लेंडर अगर रिटर्न नहीं कर रहे हैं गोल्ड, तो हर दिन का 5,000 रुपया उनको देना पड़ेगा, 5,000 डे कंपनसेट उनको करना पड़ेगा। तो ये लाइन मोस्ट टाइम पे है फॉर दी बोरोर्स, ठीक है।
क्लियर है? नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट, आरबीआई ग्रांट प्रिंसिपल अप्रूवल टू द पेपल एंड द वर्ल्ड लाइन करके फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रेशन की बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे क्या मार्केट के अंदर इंडिया में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे जो एप्स हैं इनको परमिशन दी जा रही है आरबीआई के थ्रू कि वो इसमें बहुत सारे जो पैसा आप यूपीआई की तरह काम जो ट्रांसफर हो रहा है वो कर सकते हैं, और ये तो किसके लिए रहेगा, क्रॉस बॉर्डर के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेशन है। ओके चलो, तो दो लोगों को परमिशन दिया है, एक तो पेपल है और आपका रहेगा वर्ल्ड लाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। पेपल is the Indian subsidiary of the PayPal Holding has received a principal approved from the Reserve Bank of India to operate as a cross border payment aggregator PS के लिए। वही बात करते हैं, फिनटेक कंपनी इसका नाम है आपका वर्ल्ड लाइन पेमेंट करके है इंडिया। अनाउंस दैट द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द लाइसेंस टू द ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पीए अंडर द, अब ये आपको एक्ट याद भी रखना है, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। क्लियर? डन? ओके अब यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली रहती है, जिसे जनरल असेंबली बोलते हैं या बोल सकते हैं ग्लोबल असेंबली, अगर आपको वर्ल्ड में कोई भी कानून वगैरह बनाना है, जितने भी जो मैं आपको डेज बताता हूँ ये कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किए जाते हैं ये असेंबली के द्वारा। ओके और ये यूएन का ही पार्ट है। एक्चुअली यूएन की जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के अंदर एक तो आपका ये आता है जीए, आपका जनरल असेंबली आता है, एक सिक्योरिटी काउंसिल आता है, एक इकोसॉक आता है, ठीक है, और एक आईसीजीबी आता है। ये इंपोर्टेंट उसके ऑर्गन आप बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन के। अब इधर जो अपने आज डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल असेंबली के बारे में, और ये जर्मनी के आपके आपका एना लेना करके हैं, ठीक है, ये तो इजीली आ सकते हैं, ठीक है, एना लेना, ठीक है, एना लेना करके आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, इजीली इसे याद कर सकते हो, ठीक है। इनका फोटो आपके सामने दिख रहा है, ये क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। ओके तो फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एना, ठीक है, एना लेना वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली एज द 80th सेशन। कौन से नंबर का सेशन है, 80 नंबर का आपका सेशन है, और ये पहली वुमन है जिन्होंने इस जो है जो इस पोस्ट पे वो बैठे हैं। ओके शी बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप टू होल्ड द पोस्ट एंड द फिफ्थ वुमन द ओवरऑल लीड ऑफ द जनरल असेंबली। अभी तक पूरे जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं तो 5वें नंबर की है, और वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप की बात करते हैं तो पहले नंबर पे। अब ये ग्रुप क्या है, एक्चुअली क्या रहता है, अलग अलग इसमें ग्रुप बनाए रहते हैं, और हर साल तो नहीं, टाइम के हिसाब से उसमें क्या है, हर ग्रुप के अलग अलग अंदर ही वोटिंग होती है और बाद में इस पोस्ट पे बिठाए जाते हैं। The post of the president of the General Assembly rotated among the regional groups। कौन कौन से हैं, एक तो अफ्रीकन स्टेट्स है, एक एशिया पैसिफिक स्टेट्स है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स है, लैटिन अमेरिकन है, और कैरेबियन स्टेट्स है, एंड द वेस्टर्न यूरोपियन एंड द अदर स्टेट्स। तो ये से इन्होंने सब बांटे हुए हैं। ओके तो ये कहां से आते हैं मैडम, वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से बिलोंग करती है जर्मनी। ओके अब थोड़ा जीए के बारे में जाने, मतलब जनरल असेंबली के बारे में जानते हैं। द यूएनजीए इज अ पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेन अगर पॉलिसी मेकिंग बॉडी यही वाली है, ठीक है। कंप्राइजिंग की बात करते हैं ऑल द मेंबर स्टेट्स, इट प्रोवाइड्स अ यूनिक फॉर्म for the multilateral discussion of the full spectrum of the international issues covered by the charter of the United Nations। ओके वर्ल्ड में कुछ भी कोई इवेंट हो रहा है तो वहां पर उनके जो कंट्री की जो हेड्स रहते हैं वहां पर जाके वर्ल्ड के सामने वर्ल्ड का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाके अपनी बात रखते हैं, ठीक है। ये आपका है जीए। UNGA also the make the key decision for the UN। इंपोर्टेंट जो उनके जो डिसीजन है वो लेने का काम करता है। अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा आपको। इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, अप्रूविंग द यूनाइटेड नेशन बजट। एक्चुअली क्या ऐसा रहता है, जनरल असेंबली के अंदर एक आपका रहता है सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल जो मेंबर रहते हैं वो 15 रहते हैं, दो के 5 तो रहते हैं परमानेंट, और बाकी के रेस्ट 10 है वो कैसे रहते हैं, टेम्पररी, और उनका टर्म रहता है 2 ईयर का। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, और यही थोड़ी थोड़ी इन्होंने बात कर रखी है कि उनके पास ये पावर होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं नॉन परमानेंट वाले को उनको इलेक्ट करना, क्यों परमानेंट वाले को तो अपने को इलेक्ट करने की नीड है भी नहीं। ओके चलो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। मोस्ट टाइम पे इतने सारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप पूछो ही मत, ठीक है। 2025 का जो थीम है इसके अंदर पुटिंग ऑन द एंड टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। थीम आपको याद रखना है, पुटिंग एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन।
ओके और 2025 का विल बी ऑफिशियली होस्टेड दिस ईयर बाय द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। देखो एक एक पॉइंट अपने काम का है इसके अंदर और वही चीज आपके सामने रखी गई है। दिस ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कॉम्प्लीमेंट द यूएनईपी लीड हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन करके इन्होंने स्टार्ट किया। ओके और ये डे कब स्टैब्लिश हुआ था तो 1972 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर, और फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था 1973 के अंदर। क्लियर है? ठीक है, लिमिट कम टाइम के अंदर बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ओके अब देखते हैं एक और अपॉइंटमेंट आपके सामने है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। लिबरल ली जिंग मिंग करके विंग है साउथ कोरिया द प्रेसिडेंट इलेक्शन, नाम कैसा रखा हुआ है। ठीक है तो ली जिंग करके अपने याद रखते हैं, ली याद रखना है, ली के ऊपर का ली अपने याद रखेंगे। ठीक है ली जेंग करके है, यूंग करके साउथ कोरिया लिबरल पार्टी, कौन सी पार्टी है? लिबरल पार्टी से आता है ये कैंडिडेट है और ये बन गया न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया। कोरिया भी कौन सा? साउथ कोरिया। ओके क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर तो भैया एक ही है, वो तो चेंज होता है नहीं, वहां पर तो एक तो डिक्टेटरशिप है। ओके The 2025 South Korean president election witnesses the highest turnout in the country since the 1997. ओके कैपिटल देखते हैं, करेंसी देखते हैं, कैपिटल कौन है? सियोल है, और वही करेंसी देखते हैं तो कोरियन रिपब्लिक वॉन है। और आपके सामने आप देख सकते हैं ये कोरियन है। कोरिया के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो नॉर्थ कोरिया, नीचे में देख रहे हैं साउथ कोरिया, और इस साइड आपको चाइना आपको दिखेगा, और ये येलो सी ईस्ट चाइना सी है। ओके और ईस्ट सी ऑफ द जापान है, उस साइड आपको जापान मिलेगा, उस साइड आप जाओगे तो पैसिफिक ओशन मिलेगा, ऊपर पार्ट में देखते हैं तो रसिया मिलता है। क्लियर है? तो एक ऊपर से मोटा मोटा में आइडिया लग जाता है कि ये कहाँ लोकेट करता है। इंडिया विन प्रेसिडेंसी, इंडिया ने भैया प्रेसिडेंसी जीती है, वो होस्ट करेगा ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में। ओके तो याद रखना जहां इंडिया कुछ भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में न्यूज पे रहता है तो हमें पता होना चाहिए। इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द ग्लोबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव by securing the presidency of the International Institute of Administrative Science for the 2025 से लेके 28 तक। तो टर्म भी बहुत बड़ा है यार। ठीक है इतने टर्म तक ये हमसे प्रेसिडेंट रहने वाले इसे लीड करने वाले। ठीक है तो मिस्टर वी श्रीनिवास सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है तो इसके प्रेसिडेंट भी अगर पूछे तो कौन है? मिस्टर वी श्रीनिवास। चलो नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए यही है, इसके बारे में थोड़ा और, क्योंकि ये एक्चुअली ये तो अपने इंडिया वाला पार्ट बता दिया ना, ये है भी क्या क्या करता है तो थोड़ा जान लेते हैं। कब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था? स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1930 के अंदर, काफी पुराना ये तो। ठीक है और हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर। इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द स्टडी एंड एडवांसमेंट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। ओके इंडिया इसका मेंबर बना था 1998 के अंदर, और आज आप देख सकते हो इसके प्रेसिडेंट भी बने हैं फॉर द 3 ईयर। ओके इंडिया होस्टेड द IIAS द इंडियाज कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली फ्रॉम द February 10 to the 14 2025। थीम इसकी थी नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन एंड द रीअचीविंग द लास्ट माइल। तो काफी कुछ जान लिया हमने IIAS के बारे में, जो इंडिया ने प्रेसिडेंसी जीती है फॉर द 2025 से लेके 2028 तक। ये है कंक्लूजन सिंपल देखा जाए तो। गवर्नमेंट नोटिफाई द न्यू जम्मू कश्मीर रेलवे, देख सकते हैं। ठीक है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट भी हो रहा है, थोड़ा बहुत आतंकवाद भी हो रहा है, पर आतंकवाद से ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और यही उन चीजों को पाकिस्तानियों को नहीं अच्छी लग रही है, इसकी वजह से ये सब इवेंट करते हैं और अशांति फैलाने का कामकाज करते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री हैज द थ्रू द गैजेटेड नोटिफिकेशन डेटेड डिक्लेयर द जम्मू एज अ न्यू रेल डिवीजन अंडर द नदर्न रेलवे जोन फ्रॉम द June 1। ठीक है तो जम्मू को एक नया आप बोल सकते हैं रेलवे डिवीजन इन्होंने घोषित कर दिया है। क्रेव्ड आउट फ्रॉम द, कहां से एग्जिस्टिंग कौन सा लगता था? तो फिरोजपुर डिवीजन, हेडक्वार्टर कहां पर है? जम्मू तवी अंडर द नॉर्दर्न रेलवे के अंदर। ओके तो द जम्मू डिवीजन वाज इनॉग्रेटेड बाय द, किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्चुअली अर्लियर ऑन द January 6 दिस ईयर। ओके और कौन से नंबर का ये डिवीजन है? तो 69th नंबर का ये डिवीजन है। ओके चलो
कर्नाटका रेज द टोबैको बाइंग एज टू द 21 एंड बैन हुक्का बार एंड द पब्लिक स्मोकिंग। तो बहुत कुछ किया है कर्नाटका ने टोबैको को बंद करने के लिए, बैन करने के लिए, ठीक है। अच्छा स्टेप है बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा यूथ धीरे धीरे इसके अंदर काफी ज्यादा ही इसके अंदर जाता जा रहा है, ठीक है। टोबैको के अंदर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी भी इसकी वजह से होती है। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज द रेज द लीगल एज। लीगल एज अगर आपको परचेज भी करना है आपको टोबैको, तो उसकी कितनी रहेगी, 18 से 21। पहले 18 था, अब 21 कर दिया है। और पेनल्टीज भी इन्होंने बढ़ा दी, अगर ऐसा कोई काम करता पकड़ा जाता है तो पहले 200 था, ठीक है, या फिर फाइन गोइंग फ्रॉम द 200 से 1000। तो पहले एज कितनी थी, 18, अभी कितनी कर दी है, 21। पहले अमाउंट कितना था, 200, अब कितना कर दिया, 1000। ओके, तो इतना इन्होंने कर लिया। ओके, कौन सा इसके अंदर जो इन्होंने मूव किया है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छे इन्होंने कामकाज किया है, इसके लिए कौन सा इन्होंने अमेंडमेंट किया, क्योंकि पहले अमेंडमेंट करना रहेगा। सिगरेट एंड द अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट द COTPA 2003 इंट्रोड्यूसिंग द सिग्निफिकेंट द लीगल रिफॉर्म्स। बहुत सारे इसके अंदर इन्होंने रिफॉर्म्स किए। बफर जोन इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो सेल ऑफ द टोबैको बैन विद इन द 100 मीटर ऑफ द एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ओके, तो जहां पर कोई ऐसे स्कूल वगैरह कॉलेज है तो उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर ऐसा कोई पान का गल्ला नहीं होना चाहिए। और गुजरात में तो इतने पान के गल्ले क्या ही पूछे हम, ठीक है, इधर भी ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए। ओके, बैन ऑन द लूज सिगरेट। जो लूज सिगरेट रहती है ना, एक सिगरेट 2 सिगरेट जो लेते हैं, अगर सिगरेट खरीदनी है तो पूरा पैक लेना पड़ेगा, ठीक है। पैक इज रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, पैकेट रहेगा वो लेना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या रहेगा, क्योंकि पूरा सिगरेट का अगर पैकेट आप लेते हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, तो जो स्टूडेंट है वो इतना पैसा ला पाए या ना ला पाए वो भी एक क्वेश्चन है। ओके, तो सिंगल लूज में तो उसे सेल करना भी इन्होंने बंद कर दिया है, बैन ऑफ द लूज सिगरेट। ओके, एंड फाइन फॉर द पब्लिक स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले कितना 200 अब 1000 कर दिया है, बस ये चीज। मतलब लूज मतलब रिटेल की तरह नहीं ले पाएंगे, होलसेल की तरह ले पाएंगे, वो पैकेट आप एकदम ऐसे सीरियसली मत लेना, और हाई क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं ओवरऑल। ओके, चलो। जर्मनी बिकम द वर्ल्ड टॉप क्रेडिटर ओवरटेकिंग द जापान आफ्टर द 34 इयर्स। क्रेडिटर की बात कर देखते होता है बोरर्स होता है, ठीक है, डेटर्स रहता है, एक रहता है क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर इज अ गुड वर्ड, अगर मैं किसी का क्रेडिटर हूं तो अच्छी बात है। ओके, तो इसके पहले कौन था भैया, टॉप क्रेडिटर के अंदर कौन आता था, जापान। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि कौन जापान को ओवरटेक करके कौन बन गया है, जर्मनी। फॉर 34 इयर्स जापान हैड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन और द लैंड टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला और किसी को उधार देने वाला कौन बन गया, जर्मनी। अच्छी बात है ये तो जर्मनी के लिए। जर्मनी की जो नेट फॉरेन असेट है, टोटल वैल्यू ऑफ द व्हाट इज ओन अब्रॉड माइनस व्हाट इज जो भी है, वो काफी अच्छे उनके फॉरेन असेट्स है वो बढ़ गए हैं। जापान की बात करते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो जापान की जो करेंसी येन है ना, उसका वैल्यू काफी डाउन हो गया, तो इसकी वजह से वो क्या है कि डाउन भी हो गया, उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उनके काफी कम हो गए, ठीक है। नेट एक्सटर्नल असेट इज इक्वल टू व्हाट अ कंट्री ओन अबाउट और माइनस द व्हाट कंट्री ओन इन दैट कंट्रीज की बात, मतलब ये कितनी असेट अगर मैं काउंट करना हो तो मेरी इंडिया की जो, जैसे मान लीजिए अपने हैं तो बाहर का जितना भी पैसा मेरा कई बाहर इन्वेस्टेड है और इंडिया से कोई और इन्वेस्टमेंट है, वो अगर दोनों को माइनस करेगा तो एक नेट का अमाउंट निकल के आएगा। कंपोनेंट के अंदर क्या रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, बॉन्ड आते हैं, इक्विटीज आती है और प्रॉपर्टीज की होल्डिंग भी इसके अंदर आती है, वो भी काउंट होती है। तो जर्मनी नंबर 1 पे आ गया। ओके, अब एक और चीज इंडियन रेलवे के हिसाब से भी आपकी दूसरी आपकी न्यूज है सेशन के अंदर। पहली वाली तो कौन सी, जम्मू को 69 नंबर का वो जोन बना दिया, ठीक है। और ये वाली है तत्काल की, ठीक है। इंडियन रेलवे टू द इंट्रोड्यूस द ई आधार ऑथेंटिकेशन फॉर तत्काल टिकट बुकिंग। पहले क्या होता था, अभी तक की बात कर रहे हैं, तत्काल अगर बुकिंग करनी है तो बहुत सारे दलाल लोग हैं, ब्रोकर है उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो काफी उसके अंदर वो खेलते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते भी बनाते भी है, तो उस सबको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कंपलसरी ई आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है। ओके, और ये किसने किया वहां के रेलवे मिनिस्टर कौन अपने इंडिया के, अश्विनी वैष्णव जी।
ओके, तो इंट्रोड्यूस मैंडेटरी ई आधार ऑथेंटिकेशन फॉर द बुकिंग तत्काल ट्रेन टिकट्स, तो कंपलसरी ये लगेगा। द रोल आउट ऑफ दिस न्यू सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन द लेट दिस मंथ। ओके, तो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है पर जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। द मूव एम्स टू द कर्ब मिसयूज, अब ये क्यों किया है, कर्ब मिसयूज एंड द स्कैपलिंग द ऑफ तत्काल टिकट्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेन टिकट फॉर द जेन्युइन पैसेंजर अंडर द तत्काल कोटा। जो जेन्युइन है कस्टमर उसके लिए, क्योंकि ये दलाल लोग क्या करते थे, अच्छा खासा कोटा साइड में रख लेते थे, इतना परचेज करके साइड में रख लेते थे, बाद में उनका जैसे कस्टमर पैसेंजर्स वगैरह आ रहे हैं उसको हाई रेट पे वो सेल करते थे, ऐसा काम करते थे, जिससे क्या रहता था कि जो जेन्युइन है पैसेंजर्स उनको कई बार तो टिकट मिलता भी नहीं था। ओके, तो बाय लिंकिंग द बुकिंग विद द ई आधार वेरिफिकेशन ऑथोराइज होप टू इंश्योर द मोर ट्रांसपेरेंट एंड द फेयर टिकटिंग प्रोसेस। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम और ज्यादा ट्रांसफर हो, पारदर्शिता आए और उसके बाद में टिकटिंग प्रोसेस भी एकदम फेयर हो, ठीक है, लोगों के साथ अन्याय ना हो, एक प्रकार से ऐसा रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडिया इलेक्टेड टू इकोनॉमिक्स सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर 2 ईयर बिगिनिंग 2026। देखो इंडिया क्या क्या धीरे, आप देख सकते हो इंडिया का जो स्ट्रेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे अपने कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज के ही एक ही हफ्ते के अंदर हमारी दूसरी न्यूज आप देख सकते हो, ओके, और वो एक तो कनाडा वाली होगी, ठीक है, वो भी तो हुआ, तीसरी न्यूज होगी 2 और ये थर्ड वाली न्यूज है। इंडिया वाज द वेडनेसडे इलेक्टेड टू द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, जिसे बोलते हैं इकोसॉक बोलते हैं, इकोसॉक। ये किसकी है, ये ऑर्गन किसका है, ठीक है, तो ये है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। यूएन का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसकी वजह से ही 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। ओके चलो, और हमारे जो इसका जो हम जो इसका इलेक्टेड हुए हैं, इसके इंडिया इलेक्ट हुआ है इसके अंदर, तो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2026 से लेके 28, 2 साल के लिए। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अंडर द ओवरऑल अथॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द यूएन फैमिली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके चलो, इकोसॉक के बारे में थोड़ा जाने तो 1945 अंडर द यूएन चार्टर है, इसके अंदर टोटल मेंबर है वो 54 मेंबर है, इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली होता है फॉर द 3 ईयर। ओके, इसका की रोल की बात करते हैं तो सेंटर यूएन प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिसी डायलॉग, कोऑर्डिनेशन एंड द कॉन्सेंसस ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड द ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे ये डील करता है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। कौन सा है गांव ये, राजा खास, अ विलेज इन द Kangara district has been designated as a हिमाचल प्रदेश फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज। याद रखना ये कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल विलेज है। नाम आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव है, राजा खास, खास खास इंपोर्टेंट, ऐसे अपने कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, कौन सी ऐसी योजना है, तो रहेगा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत इनको ये विलेज को सेलेक्ट रखा हुआ है, या फिर अब फर्स्ट अपना बन गया है। रिकॉग्नाइजेशन इज अचीविंग द हाईएस्ट सोलर पावर कैपेसिटी अमंग द 43 विलेजेस के अंदर सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे ये आता है। की फीचर की बात करते हैं, रिसीव 1 करोड़ सेंट्रल ग्रांट फॉर द सोलर इंफ्रा एंड सोलर पावर प्लांट एंड द सोलर स्ट्रीट लाइट द वाटर हेक्टर्स। तो 1 करोड़ का उस गांव के अंदर एक ग्रांट जाएगा और उसके थ्रू ये सब चीजें उनको पंचायत को बनानी पड़ेगी। सोलराइजेशन ऑफ द ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, पंचायत ऑफिस, हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, कम्युनिटीज हॉल, ये हर जगह क्या रहेगा, सोलर चलेगा। ऐसा देखो गवर्नमेंट काम तो कर ही रही है, बहुत सारा पैसा भी देते हैं, अब गांव में जाके ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो भैया आप ही देखो या हम ही देखें। ओके चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिप, आपके सामने देख सकते हो, फोटो में भी एकदम प्यारा सा दिख रहा होगा, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये। ओके, कौन सा है, कंटेनर शिप जिसका नाम है MSC रीनगर के, इज सेट टू मेक इज अ मेडन कॉल एट द, आपका रहेगा विजहिरिम द पोर्ट केला। अभी जस्ट ये पोर्ट था आपके, ठीक है, ये इस पोर्ट को ओन कौन करता है, अदानी को दे रखा है, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन अभी जस्ट हुआ था, ठीक है, वहां पर मोदी जी गए थे, उसके बाद में ये आप देखते हैं केला के वहां के सीएम भी थे, मंत्री भी थे। ओके, काफी न्यूज में था, और पहले आप धड़ाका बोल सकते हो, पॉजिटिव न्यूज आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप भी वहां पर पहुंच गया, ठीक है, तो काफी चौंकने जैसी बात थी और हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी बात है,
ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम MSC Irena इज द लीड शिप ऑफ द MSC Irena क्लास सीरीज ऑफ द 6 आइडेंटिकल अल्ट्रा लार्ज में भी कैसा अल्ट्रा लार्ज वेसल है, इज सेलिंग इनटू द कोस्ट ऑफ द साउथ एशियन पोर्ट। ओके, इसके बारे में जाने थोड़ा MSC Irena के बारे में। ठीक है, इट इज अ कंटेनर शिप बिल्ड इन 2023 के अंदर ये बनाया गया था एंड करंटली सेलिंग अंडर द फ्लैग ऑफ द लिबरेरिया। ठीक है, मगर ओन कौन करता है, तो वो देखते हैं ऑपरेटेड बाय द स्विच बेस्ड कंटेनर शिपिंग इन द मेडिटेरियन शिपयार्ड्स। इसका पूरा नाम कौन सा है, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, MSC का नाम मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। ओके, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप है, ये तो पता ही है, वो तो आप टाइटल के जरिए आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। दसॉल्ट एविएशन की बात करते तो फाइटर्स वगैरह बनाता है, आपको पता ही है। एविएशन पार्टनर विद द टाटा एडवांस सिस्टम फॉर राफेल फाइटर फ्यूलेज प्रोडक्शन इन इंडिया। राफेल कौन बनाता है, फ्रांस की कंपनी, इसका नाम है दसो एविएशन करके है। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट है, ये फ्यूलेज करके क्या ये, ठीक है, फ्यूसेल्स करके है भी क्या ये पार्ट, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ओके, ये जैसे आपके सामने ये फोटो रखा हुआ है, ठीक है, ये प्लेन है। ओके, तो इसमें जो आगे वाला पार्ट है वो कॉकपिट है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, और ये वाला आपका पार्ट है बॉडी के ऊपर वाला, जो ये बॉडी वाला पार्ट है ये वाला। इसका उनको प्रोडक्शन करने के लिए इंडिया में टाटा एडवांस सिस्टम के साथ इन्होंने पार्टनर किया है। ये हमारी न्यूज है। ठीक है, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या रहेगा, टाटा एडवांस सिस्टम विल सेट अप अ प्रोडक्शन फैसिलिटी इन हैदराबाद फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द की स्ट्रक्चर सेक्शन ऑफ द राफेल, ऐसा हमें पता है। ठीक है, द फर्स्ट फ्यूजेस सेक्शंस आर द लाइकली टू रोल ऑफ द असेंबली लाइन इन 2028 के अंदर वो सेटअप हो जाएगी। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम द राफेल फ्यूलेज विल बी प्रोड्यूस आउटसाइड द फ्रांस। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रांस के बाहर ये चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है, और ये टाटा के साथ होने वाला है, टाटा एडवांस। चलो, 16 सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस आपको बताइए, जो इसके अंदर पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है 16वें नंबर का, हर 10 साल के अंदर ये काउंट किया जाता है। बट ये 16वें नंबर का जो सेंसस है वो थोड़ा अलग है, क्या अलग है वो देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द 16th सेंसस विल कंक्लूड बाय द मार्च 2027। कब ये कंक्लूड हो जाएगा, मार्च का महीना होगा, और 2027 के अंदर हमारा ये टारगेट लेके चले हुए। और ये पहली बार ऐसा होगा कि फर्स्ट डिजिटल एंड द कास्ट बेस्ड सेंसस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी तक क्या होता था कि डेटा वो अपने घर पे जो काउंटिंग करने के लिए आते थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या गवर्नमेंट के लोग हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो वो डेटा लेके जाते थे, वो हैंडी नोट्स वगैरह उनके बनते थे, उनका कागज रहते थे, पेपर्स रहते थे। पर अभी क्या रहेगा, उनका सिर्फ लैपटॉप रहेगा, लैपटॉप बोलो या उसका टैबलेट रहेगा, तो वो एक पूरा डिजिटल सिस्टम रहेगा। और पहला ये सेंसस रहेगा जहां पर आपका कास्ट बेस आपका रहेगा, आपको पॉपुलेशन कास्ट के बेस पे आपको बताई जाएगी। द सेंसस इज द ऑफिशियली इन्वेंशन ऑफ द पॉपुलेशन providing vital statistics on the demography, economics and socio-cultural aspect of the every administrative level। सब ये चीज देने का कामकाज करता है। कंडक्टेड एवरेज 10 ईयर, मैंने आपको बता दिया, इज सुपरविजन ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ द इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंडर में ये आता है। ओके, लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सेंसस के बारे में कुछ ऐसा है भी कि नहीं। तो बैक्ड अप बाय द सेंसस एक्ट 1948, कौन सा एक्ट लगता है, और सेंसस रूल्स कौन से लगते हैं, तो 1990 रूल्स आपके ये एक्ट ये है। ओके, फॉल्स अंडर द कौन से लिस्ट के अंदर आएगा, यूनियन लिस्ट। एक्चुअली आपको पता ही होगा, जब पॉलिटी वगैरह आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, तो 3 प्रकार की लिस्ट होती है। एक तो रहती है यूनियन लिस्ट रहती है, और एक रहती है स्टेट लिस्ट, और एक रहेगा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की मतलब आपका रहेगा पावर्स ऑफ दी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है तो यूनियन में आता है, स्टेट के पावर है तो स्टेट लिस्ट में आते हैं, और ऐसे कुछ पावर्स है जो कंबाइन है तो वो कॉन्करेंट के अंदर आते हैं, ये है। ओके, यूनियन लिस्ट एंट्री 69 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल कौन सा लगेगा वो भी अपने देख लिया, क्योंकि जो आपके सामने मैं करंट अफेयर में लेके आ रहा हूँ वो बैंक और एसएससी दोनों के लिए काम का है, तो जहां पर ऐसा कोई डिटेलिंग रहता है तो मैं आपको कवर करवाता भी हूँ। ओके, अब ये सेंसस की बात करते हैं। देखो पहले कुछ ऐसा कुछ फोटो रहता था, अभी ऐसा नहीं रहेगा। फीचर की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ अपकमिंग सेंसस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, डेटा कलेक्टेड विल बी डन थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन रिप्लेसिंग द पेपर शेड्यूल्स।
ठीक है। कास्ट भी इसके अंदर रहेगा, वो भी काउंट किया जाएगा। और अक्टूबर 1 2024 तक तो स्नो के जो बाउंड स्टेट्स है जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख है, हिमाचल है, वो कवर कर दिए जाएंगे। और मार्च 1 2027 तक क्या रहेगा, रेस्ट ऑफ द इंडिया है वो हमें कवर करना पड़ेगा। ये है टारगेट्स आपके सामने। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। मिनार एंड द किचान रामसर साइट, ठीक है, मिनार एंड खींचान रामसर साइट की बात करें, रामसर, ठीक है। अब जानते हैं क्या होता है रामसर साइट, और ये का जो ये दोनों के दोनों जो साइट्स है ये कहां पर आ रखे हैं वो थोड़ा देखते हैं। इंडिया has added 2 न्यू रामसर साइट। मिनार कहां पर रखा है, उदयपुर के अंदर है। और आपका रहा खींचान, ये कहां पर है, आपका फालूदी के अंदर। अहेड ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून को जो आपका ये डे मनाया जाता है उसी समय ये 2 साइट्स है वो ऐड करी गई। विद द इंडियाज टोटल नंबर रामसर साइट कितने हैं, 91 है, हाईएस्ट इन द एशिया। एशिया में नंबर 1 पे आते हैं 91 साइट के साथ में। और ग्लोबली अपने कौन से नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं। और मीनार जो वेटलैंड है, मीनार वेटलैंड कहां पर है, वो उदयपुर के अंदर है, ठीक है। निकनेम ऑफ द बर्ड, निकनेम आपका रहेगा बर्ड विलेज रहेगा। एरिया तो ठीक है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ 104 हेक्टेयर रहेगा। और बायोडाइवर्सिटी वगैरह 200 बर्ड स्पीसीज वगैरह है, स्पीसीज वो इधर है। ओके चलो, अब ये तो एक का पार्ट है, एक खींचान वेटलैंड के बारे में थोड़ा जान लेता। ओके, नोन फॉर द माइग्रेटरी, जो क्रेन्स रहते हैं उनके लिए फेमस है। ओके, और इसके बाद अगर बस इतना पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं रामसर साइट होता भी क्या, इस साइट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन 1971। रामसर कहां पर है, एक एक्चुअली सिटी का नाम है जो ईरान के अंदर हुआ था 1971 के अंदर। और जो ये सब के सब साइट्स है वो किसके अंडर में आते हैं, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की एक आपकी सब्सिडरी है उसके अंडर में आता है। रिकॉग्नाइज वेटलैंड that provide the critical ecosystem services, support biodiversity and sustain the local livelihood के लिए। ओके चलो, इंडिया का स्टेटस और इंडिया का थोड़ा लोकेशन वगैरह अपने जानते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। और कौन से इंडिया के अंदर भी कौन कौन से स्टेट्स है जहां पर ये ज्यादा आते हैं। ओके, इंडिया स्टेटस ऑन द रामसर साइट, इंडिया बिकम अ रामसर जो सिग्नेटरी कब बना था, 1982 के अंदर। फर्स्ट जो हमारी जो साइट थी वो कौन सी थी, चिल्का लेक जो उड़ीसा के अंदर है। ओके, और साथ में आपका रहेगा कालबे दाव, ठीक है, नेशनल पार्क है जो राजस्थान के अंदर है, 1981 के अंदर ऐसा हुआ था। ओके, टोटल रामसर साइट कहां पर अपने इंडिया में टोटल अभी तक की बात करो 91 है। ओके, और ग्लोबल एशिया में अपने नंबर 1 का रैंक आता है। थर्ड पे अपने हम आते हैं वर्ल्ड में, और इंडिया ऑफ कोर्स एशिया में नंबर 1 पे आते हैं, ग्लोबली आपने थर्ड पे आते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम है जो 90 वहां पर 175 है और हमारे इंडिया में 91 है। सेकंड नंबर पर मैक्सिको है, वहां पर कितना है 142 है। टॉप कौन से हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अभी राजस्थान आपका हो गया, क्योंकि ये दोनों के दोनों हैं, ये मीनार और इसका खींचान, ये दोनों के दोनों कहा के राजस्थान के, तमिलनाडु, यूपी एंड राजस्थान। क्लियर है, चलो तो बहुत कुछ अपने जान लिया इसके बारे में। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 1 मोर डे, ठीक है। वीक में आई थिंक 1 से 2 डे आते ही है, ठीक है। तो पूरे महीने में अगर मैं डेज काउंट करने जाऊँ 7 to 8 डेज है जो आपको आईएमपी है। सब डे आपको पढ़ने नहीं है, बट जितने मैं बता रहा हूँ उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, अब थीम देखते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। सारा है तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्या बोलते हैं FAO, जिसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है, ज्वाइंटली फैसिलिटेट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। दोनों साथ में आते हैं और पहली बार ये डे सेलिब्रेट हुआ था 2019 के अंदर। ओके, अब एक पोस्ट है, इंपोर्टेंट पोस्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, जिनके ऊपर एस महेंद्र देव अपॉइंट किया गया न्यू चीफ ऑफ द EAC-PM। अब ये EAC होता भी क्या ये देखते हैं। तो ये कौन है, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के ये क्या बने हैं, चेयरमैन बने, प्राइम मिनिस्टर के। अब देखो प्राइम मिनिस्टर को कितने बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब जो ये एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में हर एक सेक्टर में वो जानता तो है नहीं, तो उसको काउंसिल करने वाले, उसे एडवाइस करने वाले अलग अलग क्या रहते हैं, पूरी पूरी काउंसिल रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं वहां पर। ओके, तो एक आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके चेयरमैन ये बने हैं जिनका नाम है महेंद्र देव। फोटो आपके सामने आप ये देख सकते हो। ओके,
अब जो ये करंटली नीति आयोग द वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, हेड्स ऑफ द EACPM, करंटली ये थे वाइस चेयरमैन जो सुमन बेरी है वो थे, अभी ये बन जाएंगे महेंद्र देव बन जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये ऑफ कोर्स, ठीक है। पीएम मोदी टुडे द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड द मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्थ द 46,000 करोड़, 46,000 करोड़, बहुत मोटा पैसा भैया, बिलियंस में, अगर ये बिलियन डॉलर के अंदर अमाउंट जा रहा है, और ये सब का सब कहाँ पर है, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार ने किया है। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, उस ब्रिज के बारे में आगे बात करेंगे। इस ब्रिज का नाम है चेनाब ब्रिज। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज भी है जिसका नाम है नीज खाद ब्रिज करके है, खाद करके याद रखना, ओके। इट आल्सो डेडिकेटेड द उधमपुर श्रीनगर द बरमुला रेल लिंक, ये भी है, to the nation which has been constructed at the cost of the around 44,000 करोड़ रुपी। एक्चुअली ये आपका रेलवे रिंग था, और इस लिंक के अंदर, इस रेलवे रिंग के अंदर ये दोनों ब्रिज भी आपके आते हैं, ये इसका पार्ट ही है। द रेल लिंक विल बी कनेक्ट द कश्मीर, अब किसको कनेक्ट करेगा, कश्मीर वैली को वेस्ट इंडियन प्लेन्स ऑफ बाय द ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले कैसे होता था पता है, आप जम्मू कश्मीर तक आपकी ये ट्रेन ही नहीं जाती थी, मगर ये जो प्रोजेक्ट है वो भी फाइनली बन चुका है, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया को के साथ में जम्मू कश्मीर है वो कनेक्ट हो गया, आप ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। द कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड 272 किलोमीटर रेलवे की लाइन लगा दी है, पासिंग द थ्रू द 36 टनल। देखो जो ये इतना किलोमीटर जो रेलवे लाइन लगी है उसके 36 तो टनल आती है, एंड 943 ब्रिज आते हैं, कितने, 943, ठीक है। तो मतलब ये 272 किलोमीटर का सफर है, बड़ा एडवेंचर होगा, काफी ब्यूटीफुल भी होगा, क्योंकि बहुत सारी टनल्स भी हैं और ब्रिज भी आपके सामने है, क्योंकि ये पूरे के पूरे कहां से निकलते हैं, हिमालय रेंज से निकलते हैं, ओके। और ये इससे क्या रहेगा कि ऑफ कोर्स हमें जम्मू कश्मीर से अगर हमें कोई ट्रेड करना है, और हमारा जैसे बात कनेक्टिविटी है वो काफी आसान हो जाएगी, और जो हो जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कब बिगिन हुआ था देखते हैं इसके बारे में। द बिगिन, ये बिगिन मतलब कहां से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा, स्टार्ट और एंड पॉइंट की बात करते हैं। 272 किलोमीटर वाला तो ये होता है गैरिसन सिटी, ये कहां पर है, गैरिसन सिटी ऑफ द उधमपुर इन द जम्मू रीजन के अंदर, और रन थ्रू द कश्मीर मेन सिटी ऑफ द श्रीनगर। लाइन एंड कहां पर होगी, बारामुल्ला। बारामुल्ला आपको पता ही है POK के पास आ रखा है, टाउन नियर द लाइन ऑफ द कंट्रोल, या फिर लाइन ऑफ LAC के नजदीक आ रखा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो जैसे हमारे जवान वहां पर सोल्जर्स वगैरह हैं, वो भी वहां पर अगर कोई यूथ जैसा माहौल बन जाता है तो उनके पास बहुत सारी चीजें अगर मैं पहुंचानी है तो इस रेल लिंक के जरिए बहुत सारी चीजें ऑन टाइम एकदम पहुंच जाएगी, इतना लेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हमें उसके अंदर भी काफी हेल्प करेगा, ओके। तो देख सकते हैं कि एक और चीज, पीएम मोदी आल्सो फ्लैग ऑफ द 2 स्पेशली डिजाइन ट्रेन भी इन्होंने चला दी है, वंदे भारत ट्रेन बिटवीन द श्री माता वैष्णो देवी कतरा एंड श्रीनगर। तो 2 ट्रेन ऑलरेडी वहां पर अभी रन भी स्टार्ट भी कर दी है, और जिससे क्या रहेगा कि जो ये कतरा और श्रीनगर के बीच में जो डिस्टेंस जम्मू कश्मीर का वो 3 घंटे में निपट जाएगा। जो पहले क्या होता था 7 घंटे या 6 to 7 आवर का टाइम लगता था, अब रोड से लगता था वो 3 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, 50% सीधा बोल देता। चलो, तो ये सब तो जाना, पर एक चेनाब ब्रिज है, एक ब्रिज है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। ये फोटो तो आपको ब्लर में दिख रहा होगा, वहां नहीं, मैं नजदीक से ब्लर में दिखता है, पर आपको ठीक है काफी अच्छा दिखेगा, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ब्रिज कैसा आर्क वाला है, और इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे, अगर मतलब पहला आपने ऐसा बना के आया, काफी न्यूज में है, आप लोगों ने हो सकता है इसके पहले पढ़ा भी होगा, देखा भी, मेरे बताने से पहले ही देखा होगा, क्योंकि हम तो थोड़ा लेट चल रहे हैं ना, राइट। चलो, ये या इस प्रकार से कुछ ऐसा ये ब्रिज है, ऐसे है, और ये केबल्स है, ओके, ऐसा है, ओके। स्टील आर्क रेलवे ब्रिज बिल्ट ओवर द चेनाब रिवर। कौन सी रिवर है, जो नीचे जो रिवर बह रही है वो कौन सी वाली है, रिवर है, काफी हाइट पे है, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड में अपने नंबर 1 पे चल रहे हैं ऐसा ब्रिज बनाने के अंदर, विद द डेक हाइट ऑफ द 359 मीटर। देखो डेटा हमारे पास है, ठीक है। डेक हाइट कितनी है, 359 मीटर फ्रॉम द रिवर बेड, मेकिंग इट 35 मीटर टॉलर देन द पेरिस का जो आपका एफिल टावर है उससे 35 मीटर भी टॉलर है, उससे भी बड़ा इसका हाइट है। चेनाब रेलवे ब्रिज इज अ स्टील एंड द कॉन्करेंट मार्बल स्पैनिंग द 1315 मीटर अक्रॉस द रिवर जॉर्ज के अंदर,
किससे बना हुआ है ये भी अपने देखते हैं, स्टील बहुत सारा इसमें यूज हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके अंदर और थोड़ा डिटेल देखते हैं की फीचर इसके क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो इतना बढ़िया अगर ऐसा हमने ब्रिज बनाया है, ठीक है, और इतना पैसा लगा है इसके अंदर, तो इसकी सिक्योरिटी भी मैटर करती है। और कभी भूकंप आया तो गिर जाएगा वहां पर जो कई बार बहुत ठंडी हो जाती है, तो वो सब भी देखना पड़ेगा कि इसकी एज कितनी होती है, उम्र कितनी होती है, फीचर्स के बारे में जानते हैं। विंड रेसिस्टेंट, ज्यादा अगर क्योंकि इतना हाइट पे है तो हवा भी ज्यादा है तो उसे हार्म ना करे, तो कितना अप टू 266 किलोमीटर आवर्स की जो आपकी हवा है उसे रोक सकता है, और भूकंप से भी ये बचा जा सकता है। अगर 8 मैग्नीट्यूड तक का अगर भूकंप आ रहा है तो भी ये झेल सकता है। 9 का है तो खत्म, 8 तक का हमें कैपेसिटी बना रखी है, 8 भी बहुत ज्यादा होता है भैया। टेम्परेचर कितना रहता है कि टेम्परेचर ये अप टू 20 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक तो ये संभाल लेगा, बहुत ज्यादा ये भी। ब्लास्ट प्रूफ है, अगर वहां पर कोई अगर हमला वगैरह कर रहा है तो ब्लास्ट से भी ये ना टूटने वाला। ओके, लाइफ स्पैन कितनी है 120 साल 120 ईयर। ट्रेन्स कैन रन अप टू द 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस ब्रिज के ऊपर 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन है वो रन कर सकती है, भाग सकती है, ठीक है। हु बिल्ड इट, किसने बनाया, किसने, कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन, डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे, ठीक है। Design and the construction were carried out by the joint venture involving the Afcons Infra, South Korea based the Ultra Construction and Engineering Company and the VSL India, ठीक है। सब इस ब्रिज के बारे में बना दिया मैंने आपको बता दिया है। चलो राजनाथ आम, राजनाथ तो कौन आप जानते ही हो, राजनाथ जी हमारे इंडिया के क्या है डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके नाम पे एक आम भी बना दिया, उनका नाम है राजनाथ आम। ओके, न्यू मैंगो वैरायटी नेम्ड आफ्टर द डिफेंस मिनिस्टर। अब ये कैसे उन्होंने ऐसा, उनके साथ राजनाथ जी का आम के साथ क्या कनेक्शन है तो देखते हैं। नोन एज द मैंगो मैन ऑफ इंडिया, कौन है, ठीक है, तो हाजी कलीमुल्ला खान करके, ठीक है। Who has developed the many as a 300 variety of the mango, जिन्होंने बनाई है, ठीक है। तो ये अपने इंडिया के क्या है, ठीक है, मैंगो मैन ऑफ द इंडिया है, ठीक है। और नेम्ड इज द लेटेस्ट वैरायटी, उन्होंने अपनी खुद की जो लेटेस्ट वैरायटी है ना, ठीक है, वो एक प्रकार से डेडिकेट कर दी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। क्यों, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर से वो काफी खुश हो गए और उसे वो एक प्रकार से एक्सपायर हो गए, और उन्होंने एक आम का वैरायटी का नाम ही रख दिया राजनाथ आम। ओके, काफी अच्छी न्यूज लगी, अलग न्यूज लगी, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। 5 कंट्रीज इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 2026 से 27, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आज ही बताया अभी कुछ टाइम के पहले, ठीक है, कि देखो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर दो टोटल जो लोग होते हैं 15, उसमें जो 5 होते हैं वो परमानेंट मेंबर है, P5 जिसे बोलते हैं, और 10 होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, और इनका टर्म रहता है 2 ईयर। तो इधर जो बात हो रही है वो 10 लोगों की बात हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल 5 की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से अभी, 2 बैरन, कोलंबिया, DRC, लताविया, आपका लिब्रिया है, ठीक है। और ये इनका टर्म रहेगा 2026 से लेके 27 का। क्लियर है, डन है। चलो अब इस काउंसिल के जो P5 है वो भी हमें पता होना चाहिए, जिनके पास कौन सा एक पावर भी होता है, इसे बोलते हैं वीटो पावर है, ठीक है। कौन कौन से, ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड भी बोलते हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फ्यूचर के अंदर हमारा प्यारा भारत भी ऐड हो सकता है, सब अच्छा रहे तो, या चाइना हमारे साथ में एलाई करे तो, ठीक है। चाइना चाहता नहीं कि हम इसका पार्ट बने। रिमेनिंग 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द 2 साल के लिए, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और जो अभी जो नए जो है ना, मतलब हर एक साल के अंदर जो 5 नए लोग उनके मेंबर बनते रहते हैं, मतलब हर ये जो न्यूज मैंने बताई है वो हर साल रहती है। ओके, 5 लोग नए आते हैं और 5 लोग वो रिटायर हो जाते हैं। राजीव गांधी राजीव गांधी के बारे में है, जितनी भी जो स्टेट की जो योजना रहती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। चलो इस योजना के बारे में देखते हैं, जानते हैं क्या बोला हुआ है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लॉन्चेस टू द बूस्ट ग्रीन कोवर इन द हिमाचल प्रदेश। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कौन सी है, कांग्रेस गवर्नमेंट, और कांग्रेस गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होती है वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी और गांधी फैमिली से ही इंस्पायर रहती है। तो आपको यही पूछ लेगा कि जो ये योजना है जिसके नाम के अंदर राजीव गांधी आ गया, तो आप हिमाचल प्रदेश भी डायरेक्ट टिक कर सकते हो, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने तो राज्य है नहीं, बचे ही नहीं है उनके पास अभी, ठीक है। चलो तो ये ऊपर से मैंने थोड़ा आपको तुक्का मारना थोड़ा बता दिया। अब हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कर गया,
उन्होंने ये योजना है वो कहां से, हमीरपुर करके एक एरिया है वहां से इन्होंने ये कर रखा है। विच एम क्या इस योजना का, इंक्रीज द ग्रीन कवर इन द स्टेट, ये बढ़ाना है। सीएम आल्सो लॉन्च द ग्रीन एडॉप्शन स्कीम करके भी है, और इसके अंदर क्या रहेगा, मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना ऑपरेट ऑन द फंडिंग द मैकेनिज्म वेयर द प्राइमरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लांटेशन मेंटेनेंस एंड द associated side specific activities on the adopted land rest entirely with the adoption the private entrepreneur or the entity। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना के तहत ये सब चीजें होने वाली है। और ये जो मुख्यमंत्री ग्रीन जो अडॉप्शन योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके अंदर आप देख रहे तो राजीव गांधी, बाकी हिमाचल के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किए। इनिशियल फेज है, अंबुजा कंपनी वुड बी अंडरटेक द प्लांटेशन वर्क ऑन द 25 हेक्टर, वाइल द अदानी फाउंडेशन है, अदानी फाउंडेशन और अल्ट्राटेक को कौन कौन करता है, अदानी करता है, आपको पता ही है, वुड अडॉप्ट द 10 हेक्टर द ईच। ठीक है, तो अल्ट्राटेक और अदानी ये दोनों के दोनों 10-10 है इतना उसको हेक्टर को एक्वायर करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, वहां पर प्लांट करेंगे, तो ग्रीन और उसे बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी सारी न्यूज अपने कवर की है। आई नो न्यूज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बट क्या करे, कोई वीक में ज़्यादा अगर न्यूज़ आ जाए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है तो मैं ऐड भी करनी पड़ेगी। ओके, चलो थैंक यू सो मच, आपने इस सेशन देखा। ठीक है, आप एंड तक आप तक पहुंचे, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि सबके सब इंफॉर्मेशन है, अभी तो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली या बैंकिंग वाली न्यूज़ हमने ऐड भी नहीं की। अगर वो मैं ऐड करने जाऊँ तो बहुत बड़ा कॉन्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो अलग से हम उसके वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।